हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन पे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे जो स्कूल के जो किताब है अतीत से वर्तमान, जिसके लिए सक्षमता परीक्षा की जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे साथी लोग फॉर्म भर दिए हैं, बहुत सारे साथी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। तो जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं और तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि क्लास 6 का जो अतीत से वर्तमान बुक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा अतीत से वर्तमान बुक, ठीक है, अतीत से वर्तमान बुक, इसमें आपको हमने क्लास 6 का टोटल जितना भी हर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट को वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। जब कॉन्सेप्ट डेवलप होगा ना, तो उसके मदद से आप ऑप्शन में जब टिक लगाइएगा, मतलब अंदाज टिक भी लगाइएगा ना, तो सही होने की संभावना 90% हो जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव हर क्वेश्चन पे आपको याद रखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा। तो यही मेरा मानना है कि आपको पूरा चैप्टर का समग्र कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए। तब जाके अगर आप अंदाजा भी टिक लगाते हैं तो वहां पर 90% उम्मीद है कि सही हो जाएगा, ठीक है। और सक्षमता परीक्षा है, तो इसमें हार्ड प्रश्न पूछने की सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं विद्यालय में क्लास 8 तक, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी क्लास 6 का टोटल अपलोड कर दिया गया है, और बाकी जो किताब है उसका जो शॉर्ट नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, और यथाशीघ्र जो है आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज हम क्लास 7 का लेकर आए हैं। क्लास 7 का 30-40 मिनट का वीडियो होगा। इसमें देखते हैं कितना चैप्टर कंप्लीट हो पाता है। कोशिश रहेगी कि कम से कम 2 चैप्टर का कंक्लूजन आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको बता दिया जाए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, केवल फैक्ट्स पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 जो है हमारे पास जो है अध्याय 1 में जो है कहाँ और कब और कैसे की जो कहाँ कब और कैसे है ये चैप्टर। इसमें कुछ विशेष बातें होगी, उस विशेष बातें को हम लोग नोट डाउन किया है और यहाँ से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार जो है 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय हुआ था। तो देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, अगर क्वेश्चन यहाँ से अगर इस एक लाइन से हम देखना चाहते हैं तो भारत देश में पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक जो है विस्तार किसके शासन काल में हुआ था। तो ये औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। और ये कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। 17वीं शताब्दी में ये अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज, यानी बाबर के पोता परपोता कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। तो यहां से समझिए एक लाइन से कई क्वेश्चन बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से मुगल वंश के संस्थापक बाबर, तो पहला यही क्वेश्चन हो गया कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, यहां से एक ऑब्जेक्टिव आ गया। दूसरा क्या क्वेश्चन आ गया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। देखिए, बाबर ने ही हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और किसके लिए किया था? यह संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप के, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया था, ठीक है। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर था, ठीक है। और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो इसे ये बाबर किया था, ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो भारत के संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था, क्योंकि भारत जो है एक उपमहाद्वीप है। तो ये संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, ये में 5-6 क्वेश्चन आ गया 2 लाइन में, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं कि सबसे पहले बिहार, अब बिहार पे आते हैं। बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया। सिराज ने किया। देखिए, टाइपिंग मिस्टेक है। और पुस्तक तबकात ए नासरी, इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारतीय विजय
तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग कब हुआ। पहला क्वेश्चन, बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। कौन से इतिहासकार ने किया? तो मिन्हाज ए सिराज ने किया। ठीक है, इसके बाद 21 पुस्तक में किया तो तबकात ए नासरी। ठीक है, और इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। ठीक है, इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारतीय विजय तथा सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है हमें। किस पुस्तक में? आपको तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी पुस्तक में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद मिन्हाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया था। देखिए, मिन्हाज ए सिराज इस पुस्तक का कौन लेखक था? तबकात ए नासरी का लेखक मिन्हाज ए सिराज था। ठीक है, और इसने 1260 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल के आरंभिक जो शासन व्यवस्था था उसका वर्णन किया है, और खास करके विशेष करके इस वंश के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद को इसने समर्पित किया है। किसको समर्पित किया है? मोहम्मद नसरुद्दीन को समर्पित किया है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ विशेष फैक्ट्स निकल के आता है। यहाँ से देखिए एक पन्ना में कितना क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस एक नज़र देखना है वीडियो को, और एक नज़र देखने के बाद जो है से आपको एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, तब अपने दिमाग में आ जाएगा। हो सके तो इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, और फालतू में वीडियो मत देखिए। जो ओरिजिनल सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए जो आवश्यक है वही चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, विशेष रूप से ज़्यादा, और अपने सिलेबस में भी है। अब देखिए, मिन्हाज ए सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को अर्ज ए बिहार का नाम दिया। क्या नाम दिया? देखिए, मिन्हाज ए सिराज पहले किसका था? बौद्ध बिहार की इस भूमि को, बौद्ध बिहार का ही भूमि था। ठीक है, और बाद में जब सल्तनत काल का शासन आता है मुस्लिम वंशजों का, तो मिन्हाज ए सिराज ने क्या किया? मिन्हाज ए सिराज ने इस भूमि को क्या नाम दिया? अर्ज ए बिहार नाम दिया। क्या नाम देता है? अर्ज ए बिहार। अर्ज ए बिहार के नाम से संबोधित करता है। ठीक है, अकबर ने, यहां से फुल स्टॉप है, अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया। अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया। देखिए, तो यहां से क्वेश्चन क्या बना? ठीक है, कि अर्ज ए बिहार, ठीक है, अर्ज ए बिहार को अर्ज ए बिहार नाम से किसने संबोधित किया? तो ऑप्शन आ जाएगा, तो मिन्हाज ए सिराज हम टिक लगा देंगे। ठीक है, अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एक प्रांत के रूप में बिहार को किसने संगठित किया था या गठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था, या अकबर ने बिहार को डैश के रूप में गठित किया था, एक राज्य के रूप में, एक जिला के रूप में, एक प्रांत के रूप में, इनमें से किसी के रूप में नहीं। तो क्या हो जाएगा? एक प्रांत के रूप में गठित किया था। देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनता है। अब देखिए, मध्यकालीन में, देखिए यहां से लिखिएगा, मध्यकालीन में भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। मध्यकालीन में भारत का जो आर्थिक व्यवस्था था वो किस पर आधारित था? तो कृषि पर। पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया। देखिए यहाँ पर कागज का आविष्कार 100वीं शताब्दी के आसपास, ये पहला बार कब हुआ? चीन में हुआ। और भारत में इसका जो प्रयोग है 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाजों पर चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ। देखिए, 13वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार जो है, प्रयोग जो है भारत में भी शुरू हो जाता है। यानी कि 1200 वर्षों के बाद जो है कागज का आविष्कार जो है भारत में पहुंचता है, जो कि आपको भारत से प्रयोग होने से पहले 1200 साल पहले चीन में शुरू हो गया था। सोच लीजिए,
हमारा पड़ोसी देश था, लेकिन उससे हमारा संपर्क नहीं था। ठीक है। अब विज्ञान के क्षेत्र में आप देखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में तो समुद्री जहाजों पर चुंबकीय कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग शुरू हो गया था। देखिए इसी काल में अब जो विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विकास होता है कि दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग शुरू हो जाता है। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिर ने फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों एवं एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया। ठीक है। देखिए 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में सुल्तान ने क्या किया था, दिल्ली के एक मीनार पर नक्षत्र घड़ियों अनेक नक्षत्र घड़ी लगाया, एक धूप घड़ी लगाया और एक जल घड़ी लगवाया। ठीक है। जिससे समय की सही सूचना दी जा सके। ठीक है। समय की सही सूचना प्राप्त करने के लिए क्या दिया जा सके, 14वीं शताब्दी में सुल्तान ने क्या क्या लगवाया था, दिल्ली के एक मीनार पर नक्षत्र घड़ी लगाया था, दिशा सूचक यंत्र धूप घड़ी लगवाया था और जल घड़ी लगवाया, 3 प्रकार का घड़ी लगवाया था। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। देखिए दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है, भक्ति आंदोलन। इनका जन्म जो है शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फिर से बिहार में आ गए। देखिए दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है, प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का बहुत ही नाम फेमस है और इनका जन्म कहाँ हुआ था, शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। अगला है कि पटना जिले के एक मनेर के प्रसिद्ध हजरत सफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। देखिए इनका जो मजार है हजरत सफुद्दीन अहमद का मजार क्या है, पटना के मनेर में स्थित है। चलिए अगला है, देखिए अब हम लोग समझेंगे कि अभिलेखागार क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जहाँ वैसा स्थान जहाँ पे दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। ठीक है। पहले देखिए दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। और अभिलेखागार में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार दोनों को अभिलेख जो है वहाँ पर सुरक्षित रखे जाते हैं। ऐसा समझिए ना कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अपने विद्यालय में क्या होता है, कार्यालय होता है, और कार्यालय जो भी पूर्व का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो एक कमरे में रखा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलेखागार समझेंगे। ठीक है। अब देखिए एक पुस्तक है राजतरंगिणी। ठीक है, एक पुस्तक है राजतरंगिणी। एक पुस्तक क्या है, राजतरंगिणी है। ठीक है, इसका लेखक कौन है, तो कलहन। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है, कलहन। इसमें क्या राजतरंगिणी से क्या मिलता है, कश्मीर के इतिहास का तथा वह राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ राजतरंगिणी का पुस्तक है जिसका लेखक कौन है, कलहन। और राजतरंगिणी से क्या मिलता है, तो एक कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, वहाँ के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला पुस्तक है, देखिए ये 2 नंबर है, तहकीकात-ए-हिंद। तहकीकात-ए-हिंद, इसका लेखक कौन है, अलबरूनी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तारीख उल हिंद कहते हैं। तो अलबरूनी के जो पुस्तक है तहकीकात-ए-हिंद, तहकीकात का मतलब क्या हुआ, छानबीन करना। ठीक है, और तहकीकात-ए-हिंद का मतलब कि हिंदुस्तान का पूरा छानबीन। तो इसमें हिंदुस्तान का पूरी तरह वर्णन किया गया है। तहकीकात-ए-हिंद में भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उस समय के रीति रिवाज, धार्मिक स्थिति, सभी चीज़ों का वर्णन अलबरूनी ने अपने पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद में किया था। ठीक है, और ये भी प्रामाणिक जानकारी मिलती है अलबरूनी की पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद में। अब देखिए तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी अभी हम लोग पढ़े थे, इसका लेखक कौन है, तो मिन्हाज-उस-सिराज। मिन्हाज-उस-सिराज। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने मोहम्मद गोरी एवं
गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा तारीख ए फिरोजशाही किया है। अब जियाउद्दीन बर्नी, देखिए तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी है जिसका लेखक कौन है, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। और इसने इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी और गुलाम वंश के शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। अगला पुस्तक है तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही। इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने इस पुस्तक का लेखन किया था, ठीक है। और इस पुस्तक में इसने तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा किया है, ठीक है। इस पुस्तक में तारीख ए फिरोजशाही में इसका लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी, और इसने तुगलक वंश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था उस समय क्या था इसका वर्णन इसने इस पुस्तक में किया है, ठीक है। अगला पुस्तक है अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लेखक है अबुल फजल, ठीक है। इसने अकबर के शासन काल का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण किया है। अकबरनामा पुस्तक का लेखक कौन हुआ, अबू फजल। और इसमें अकबर के, देखिए अकबरनामा है तो अकबर के शासन काल में उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो स्थिति था उसका वर्णन इसमें अबू फजल ने अकबरनामा पुस्तक में किया है। देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, ठीक है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई जिसका फारसी अनुवाद बाबर ने बाबरनामा कहलाया, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी थी जो कि मूल रूप से किस में था, तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाया। फारसी में जब इसको अनुवाद किया तो इसको क्या लिखा है, बाबरनामा कहलाया, ठीक है। और बाबर और जहांगीर के ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद से लिखी है, ठीक है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबरनामा के लेखक जो है आपको बाबर स्वयं है। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है, तो ये आपको बाबर है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो इसका भी अनुवाद बाबर स्वयं किया था। और बाबर और जहांगीर ऐसे दो मुगल शासक थे जो अपनी आत्मकथा उन्होंने स्वयं लिखी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बस एग्जाम में आप अच्छा से आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है मूल रूप से मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। और ये अफ्रीका का भी, अफ्रीका से आया था, ठीक है। मोरक्को का मूल रूप से रहने वाला था लेकिन बाद में ये अफ्रीका चला गया था, ठीक है। और इसका पुस्तक जो है रहला, इसका जिस पुस्तक ने लिखा उस किताब का नाम था रहला। इसमें विश्व यात्रा के दरमियान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में यह भारत आया था। देखिए इब्न बतूता मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था, तो आपको मोरक्को का रहने वाला था। और ये विश्व यात्रा के भ्रमण पर था। तो जब भारत में आता है तो ये उस समय अफ्रीका से भारत में प्रवेश करता है। और उस समय भारत में किसका शासन रहता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहता है। क्या रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहता है। और यह भारत में लगभग 14 वर्ष तक रहता है और भारत का पूरे तरफ भ्रमण करता है। खास करके भारत के उत्तरी क्षेत्र, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, पंजाब, वो सब इस सब में ज़्यादा भ्रमण किया था, ठीक है। और भ्रमण करके तत्कालीन भारतीय समाज का चित्रण जो है, प्रामाणिक चित्रण इन्होंने किया था अपने पुस्तक रहला में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। समझ गए। यहाँ से क्या प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, मोरक्को का। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये यहाँ आंसर हो जाएगा अफ्रीका से आया था। इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था।
यह भारत में इब्न बतूता भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो ये लगभग 14 वर्षों तक रहा। ठीक है। ये कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था? तो ये आपको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ से इतना क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और इसका पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका पुस्तक का नाम रहला था, और इस पुस्तक में ही तत्कालीन भारतीय समाज का इन्होंने चित्रण किया था, और पूरा यात्रा वृत्तांत करके, मतलब यात्रा वृत्तांत कहिए इसको, कि ये पूरा भारत का भ्रमण किया था। भ्रमण करके भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं ये सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। देखिए, यह जो है आपको TR2 में 1 to 5 का जो परीक्षा हुआ था, उसमें आपको ये प्रश्न पूछे हुआ था। आप जाके मिला लीजिए, अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो यह क्वेश्चन जो है आपको TRE2 में आपको यह प्रश्न पूछा हुआ था 1 to 5 में। अब जाकर देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है 1 to 5 में पूछे हुए था, न्यूमिस्टिक्स। ठीक है, ये न्यूमिस्टिक्स प्रश्न जो है आपको पूछे हुए था। ठीक है, कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्टिक्स। ये जो आपका पेपर फर्स्ट था ना, पेपर सेक्शन 1 में क्या था? सेक्शन 1 में हिंदी या इंग्लिश था, और सेक्शन 2 में जो है आपको जो GS पेपर था, ठीक है, GS पेपर में आपको ये न्यूमिस्टिक्स पूछे हुए था। चलिए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में, रोहतास जिला में। और रोहतास कहाँ पे है? तो बिहार में है। ये तो पहले से पता है। अब देखिए, मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि है ना, एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण है। ठीक है, देखिए, एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण है। देखिए, मनेर में, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि मखदूम शाह दौलत का समाधि स्थल कहाँ पर है? यहाँ से यह प्रश्न बन जाता है। ठीक है, मखदूम शाह दौलत का समाधि स्थल कहाँ है? तो मनेर में। ठीक है, यह एक उच्च कोटि के स्थापत्य कला का उदाहरण है। अब देखिए, बकटपुर में शिव मंदिर के लिए राजा मानसिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है कि शिव मंदिर जो है, बकटपुर के शिव मंदिर के लिए कौन से राजा जो है आर्थिक सहायता प्रदान किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसिंह। ठीक है, चलिए, अब हम लोग अगला देखते हैं कि रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण का भी यश राजा मानसिंह को प्राप्त है। ठीक है, देखिए, रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर, हरिश्चंद्र के जो मंदिर है कि निर्माण में राजा मानसिंह से प्राप्त है यश। राजा मानसिंह का जो आर्थिक सहयोग प्रदान किए थे। अब है एशामी। एशामी ने अपनी पुस्तक फतह उस सलातीन में लिखा, सुल्तान को दिल्ली वालों, यानी दिल्ली वालों का मतलब क्या है? दिल्ली पर संदेह था। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल की बात की। ठीक है, इशामी जो था अपने पुस्तक फतह उस सलातीन में लिखता है, क्या लिखता है कि दिल्ली वालों पर संदेह था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में कहता है। तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, इसी कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से अपनी राजधानी को कहाँ स्थापना करता है? दौलताबाद में करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, जो निश्चित ही जनता को बेवजह परेशान करने वाला फैसला था। देखिए, एशामी अपनी पुस्तक जो फतह उस सल्तनी में कहता है कि दिल्ली वाले लोगों पर मोहम्मद बिन तुगलक को संदेह था, इसलिए वो अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद के ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक बनाया, जो कि निश्चित जनता को बेवजह परेशान करने वाला फैसला था। और इस फैसले को आपको आलोचना करता है कौन? एशामी जो है अपनी पुस्तक फतह उल किस में करता है? सलातीन में करता है। ठीक है, चलिए, अगला है, देखिए, राष्ट्रकूट। देखिए, राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी दंतीदुर्ग ने स्थापना किया था। यहाँ पहला क्वेश्चन यहीं से आपको आ गया। अध्याय 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अध्याय 2 में देखिए, राष्ट्रकूट का स्थापना किसने किया था? दंतीदुर्ग ने। इसकी राजधानी कहाँ था? तो मान्यखेत में। पूछता भी है। देखिए, विदर्भ क्या है? तो विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है,
कलिंग क्या है, ये कलिंग उड़ीसा में है। बिहार एवं बंगाल के प्रथम शासक गोपाल का चयन, देखिएगा, बिहार एवं बंगाल के प्रथम शासक, देखिए बिहार एवं बंगाल का दोनों राज्यों का जो है, वर्तमान राज्यों का जो प्रथम शासक था गोपाल था, जिसका चयन प्रजा ने स्वयं गोपाल को राजा चुना था। देखिए यहाँ समझिए, लोकतंत्र की जन्मभूमि है बिहार, ठीक है, और उसमें भी वैशाली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और लोकतंत्र की जननी जो वैशाली है, तो बिहार और बंगाल में गोपाल वंश के जो राजा थे, गोपाल जो है, पाल वंश के राजा गोपाल को प्रथम शासक थे, इनको जो है जनता ने स्वयं चुनाव किया था, ठीक है। अब देखिए, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, ठीक है। ये आपको प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा प्रश्न कि आपको चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय, ठीक है। यहाँ से यह प्रश्न बनता है, राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन थे, तो दंती दुर्ग संस्थापक, ठीक है। अब देखिए, कन्नौज के लिए संघर्ष, ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज के लिए, जिसमें गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, गुज्जर के प्रतिहार वंश, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल वंश, ठीक है, और लड़ते लड़ते तीनों का पतन हो गया, ठीक है। कन्नौज के लिए संघर्ष, देखिए कन्नौज एक बहुत प्रमुख केंद्र था जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, चूंकि 3 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, 3 वंशों के राजाओं ने भाग लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं, जिसमें गुज्जर के प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल वंश, तीनों ने यहाँ पर क्या क्या था, आपस में लड़ाई लड़ा था, और इस लड़ाई की वजह से तीनों को जो है क्या हो गया, अपना आर्थिक क्षति हुआ, तीनों जो है लड़ते लड़ते बिखर गया। अब देखिए, तारीख़-ए-हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख़-ए-हिंद पुस्तक का लेखक कौन था, तो तारीख़-ए-हिंद पुस्तक का लेखक अलबरूनी था, ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था, देखिए अब सामंतवादी व्यवस्था क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा पर कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंत व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था में प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। देखिए, सामंतवादी व्यवस्था क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ राजा है, ठीक है, और राजा है, और यहाँ पर क्या किया, अपने सामंत नियुक्त कर दिया, मान लेते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट है कोई भी, और यहाँ पे एक सामंत नियुक्त कर दिया ए, और यहाँ पर बी नियुक्त कर दिया, ठीक है। और क्या करते हैं, यहाँ के जो भूमि है इसका मालिकाना अधिकार प्रदान कर दिया गया, ठीक है, मालिकाना अधिकार प्रदान कर दिया गया। और ये क्या करता था, फिर जो है यहाँ पर लोगों को भूमि वितरण कर दिया, मान ये 10 लोग हैं या 10 लोगों में भूमि को वितरण कर दिया, और इससे पूरा उपज का हिस्सा ये प्राप्त करता था, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है यह राजा को प्रदान करता था, ठीक है। तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब सामंतवादी व्यवस्था का केंद्र बिंदु कौन होता था, तो ये राजा होता था, केंद्र बिंदु कौन होता था, तो राजा, ठीक है। चलिए, गुज्जर वंश, अभी हम लोग देखा कि गुज्जर वंश के प्रथम शासक कौन था, नागभट्ट। गुज्जर वंश के प्रथम शासक कौन हुआ, तो नागभट्ट। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग ने पराजित किया था। देखिए, गुज्जर वंश के प्रथम शासक कौन था, नागभट्ट। गुज्जर वंश के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गुज्जर वंश के प्रथम शासक कौन होता है, नागभट्ट होता है, ठीक है। देखिए, ये सारा फैक्ट्स जो है ना क्लास 7 के बुक में लिखा हुआ है, समझे। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछता है तो कौन गुनाह करता है, पूछना ही चाहिए, ठीक है। गुज्जर वंश का संस्थापक प्रथम शासक कौन था, तो ये नागभट्ट था। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया था। नागभट्ट को पराजित किसने किया था, दंती दुर्ग ने। और दंती दुर्ग किस वंश के शासक था, तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक था, राष्ट्रकूट वंश के शासक था, ठीक है। नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, देखिए नागभट्ट प्रथम, देखिए
नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। ठीक है, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कन्नौज बनाया था। ठीक है, अस्थाई शासन अस्थाई शासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। देखिए, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इसको क्या कहेंगे? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की क्या थी? प्रमुख व्यवस्था थी। चोल शासन प्रणाली में आपको पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख व्यवस्था था इसका। चोल शासन के समय 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। देखिए, चोल जो शासक था वो पंचायती राज व्यवस्था जो अभी वर्तमान में अपने हिंदुस्तान में प्रचलित है, मतलब बहुत सारे राज्यों में है, उस तरह की व्यवस्था जो है चोल प्रशासन का सबसे प्रमुख व्यवस्था था। ठीक है, इसमें ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। देखिए, इसमें 3 उर जनसाधारण की सभा को उर कहा जाता था। ठीक है, सभा या महासभा ये वरिष्ठ या ब्राह्मण की सभा थी। ठीक है, इसे अग्रहार भी कहते हैं। ठीक है, सभा या महासभा को अग्रहार भी कहा जाता है। यह वरिष्ठ और ब्राह्मण की सभा हुआ करती थी। नगरम, ठीक है, नगरम ये व्यापारी की सभा हुआ करती थी। समिति को बड़ियम कहते थे। समिति को क्या कहते थे? बड़ियम कहते थे। ठीक है, इसके बाद गांव में वरिष्ठ ब्राह्मण को अग्रहार कहा जाता है। तो देखिए, चोल शासन व्यवस्था किस लिए प्रसिद्ध थी? प्रश्न आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, इसके बाद इसके जनसभाओं को 3 अधिभागों में विभाजित था। एक उर सभा या महासभा, नगरम में 3 भागों में व्यवस्थित था। उर जो है जनसाधारण की सभा थी, जबकि सभा या महासभा वरिष्ठ और ब्राह्मण की सभा थी। नगरम जो है व्यापारी की सभा थी, व्यापारियों की सभा थी। समिति को बड़ियम भी कहते हैं। गांव में वरिष्ठ ब्राह्मण को अग्रहार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है राजेंद्र चोल। चोल वंश के शासक अपनी सेना को गंगा तक ले गया था। देखिए, राजेंद्र चोल जो है अपनी सेना को कहाँ तक ले गया? गंगा तक। और गंगा तक ले जाने के बाद यहाँ से गंगा में से पानी लेकर अपने राज चला गया था। ठीक है, और इस पानी को रखा शहर में, गंगई कोड बोलपुरम कहलाया। ठीक है, राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा तक ले गया और वहीं से गंगा का पानी लेकर अपने नए नगर में इस पानी को रखा और यह शहर गंगई कोड बोलपुरम कहलाया। देखिए, चोल जो शासक था वो अपने सेना को कहाँ तक ले गया था? गंगा के किनारे तक, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में आ गया था चोल वंश के शासक। और चोल कहाँ शासक था? दक्षिण का शासक था। ठीक है, और यहाँ से गंगा जल ले आता है और वो अपने नई शहर में रखता है और उस शहर का नाम क्या होता है? गंगई कोड बोलपुरम। राजेंद्र चोल ने एक विशाल सेना का गठन किया था। ठीक है, राजेंद्र चोल क्या किया था? एक विशाल सेना का गठन किया था। ठीक है, अब देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया था। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ से कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो क्या लिखेगा? तंजौर में। ठीक है, ये बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? चोल शासक ने बनवाया था। ठीक है, राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, अगला देखते हैं पाल वंश। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। ठीक है, और गोपाल को ही ने जनता ने अपने स्वेच्छा से चुना था और वह जनता कहाँ का था? बिहार और बंगाल का जनता। ठीक है, और पाल वंश जो है ना बहुत ही क्या कहते हैं, पाल वंश जो है बिहार और बंगाल प्रांत के लिए बहुत ही अच्छे मतलब किस्म के राजा थे, जिन्होंने बहुत ही विकास का काम किया था। इसको हम आगे पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। ठीक है, देखिए 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में यानी बिहार या बंगाल में पाल वंश का उदय होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा कि पाल वंश का उदय किस शताब्दी में होता है? तो यह होता है 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में पाल वंश का स्थापना होता है और ये किस प्रांत में होता है? तो बिहार और
बंगाल में। ठीक है, पाल वंश के अन्य शासक कौन कौन थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। ठीक है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। वर्तमान जो मुंगेर है वहाँ पाल वंश की राजधानी थी। भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। देखिए, बिहार में प्राचीन काल में 3 विश्वविद्यालय से थे। ठीक है, कौन कौन थे? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो बहुत प्राचीन था, विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? इसको कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। देखिए, विश्वविद्यालय, इसका निर्माण कौन करवाया था? देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इसका निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल, धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को भी धर्मपाल ने नालंदा महाविद्यालय महाविद्यालय में दिया था। देखिए, और इसको भी दान दिया था। यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के विद्यार्थी के जो भी खर्चा हुआ करते थे, इसको इसने दान दिया था, आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। किसने? धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ये तो बनवाया ही था। और एक और विश्वविद्यालय था उदंतपुरी। ठीक है, उदंतपुरी। ठीक है, उदंतपुरी। ठीक है, यह भी आपको नालंदा में ही स्थित है, यानी कि बिहार शरीफ में। ठीक है, और इसका भी निर्माण किसने करवाया था? आपको गोपाल थी, पाल शासक ने ही करवाया था। ठीक है, देखिए, उदंतपुरी मठ की स्थापना यानी बिहार शरीफ में पाल वंश के शासक किसने करवाया था? गोपाल ने करवाया था। ठीक है, धर्मपाल, याद रखिए, विक्रमशिला का स्थापना किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय का किसने करवाया था? तो आपको गोपाल ने। ठीक है, अब पाल वंश के प्रथम शासक कौन था? तो गोपाले था। ठीक है, अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे, चलिए थोड़ा सा बचा हुआ इसमें। ठीक है, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना। ठीक है, भारत में जब आता है तो वह धन को लूटना उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। कितना टाइम हो गया? ठीक है, चलिए तो हम आज तक इतना ही रहने देते हैं। मोहम्मद गौरी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और होस्ट बढ़िया से आप जितने भी साथी फॉर्म फिलअप किए हैं उस साथियों के पास से आपको भेज दीजिए, और लोग अच्छे से तैयारी करें, परीक्षा में सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। आप देखिए, सरसरी निगाह से देख लीजिएगा तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए और एक ही चैनल को फोकस कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।